कि जब भी हम पानी को गिराते हैं ऊपर से, या जब भी पानी ऊपर से बरसता है बारिश की शक्ल में, तो हर बार पानी के कतरे का शक्ल गोल क्यों होता है? पानी के गिरते हुए कतरे का शक्ल गोल क्यों होता है? जब मच्छर पानी के सरफेस के ऊपर बैठता है तो वो मच्छर पानी में डूबता क्यों नहीं है? आर्शिमीदेस प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो मच्छर पानी में उसके पाँव भी नहीं डूबते। आर्शिमीदेस प्रिंसिपल में तो चीज़ आधी डूबी और आधी ऊपर होती है अब ट्रस्ट फोर्स की वजह से, लेकिन मच्छर के पाँव भी डूबे नहीं होते। वो बिल्कुल एक लिक्विड, एक वाटर के सरफेस के ऊपर या किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर घूम सकता है। जब हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर तो कपड़ों की सफाई आसानी के साथ हो जाती है। हम सर्फ साबुन इस्तेमाल करते हैं ना अपने कपड़ों के सफाई के लिए, तो डिटर्जेंट्स और साबुन को इस्तेमाल करते हुए हमारे कपड़े अच्छी तरह से साफ क्यों हो जाते हैं? और गर्म पानी अगर हम धोने के लिए इस्तेमाल करें तो गर्म पानी कपड़ों का सफाई आसानी के साथ कर सकता है बनिस्बत ठंडे पानी का। क्यों? चाय जब हम पीते हैं तो जब गर्मा गर्म चाय पीते हैं तो उसमें हमको मज़ा आता है, लेकिन अगर ठंडी चाय दूसरी तरफ ठंडी चाय पिए तो उसमें मज़ा नहीं होता। तो इन सारे वजूहात को, इन सारे चीज़ों, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं इनके पीछे जो वजूहात है वो हम समझ सकते हैं जब हम अच्छी तरह से सरफेस टेंशन को समझ पाए। तो इसलिए सरफेस टेंशन को पहले समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। देखो, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अब मान के चलो लिक्विड, हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है वाटर, इस वाटर का सरफेस यहाँ तक है। अब यहाँ पर वाटर में एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है क्योंकि ये बीच में है। यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है हर एक मॉलिक्यूल चारों तरफ से और मॉलिक्यूल्स ने घेरे हुए हैं। अब मैंने उसका एक एग्जांपल ले लिया, ये मॉलिक्यूल है, इसको ऊपर से इस मॉलिक्यूल ने, बाएं तरफ से इस मॉलिक्यूल, दाएं तरफ से इस मॉलिक्यूल और नीचे की तरफ से इस मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है। तो इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो 0 होगा। दाएं तरफ जो फोर्स है उतना ही फोर्स बाएं तरफ है, तो कैंसिल हो गया। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर की तरफ है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ भी है, वो भी कैंसिल हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तमाम मॉलिक्यूल के साथ सेम मामला हो रहा है। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पर 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि चारों तरफ उनको मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सेम प्रोसेस सरफेस पर नहीं होता। क्यों? सरफेस पर ये मॉलिक्यूल है, देखो ये मॉलिक्यूल है। अब इसको इस तरफ से ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, इस तरफ से ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, नीचे से ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, ये भी और ये भी। लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो इस मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करे। गौर के साथ सुनो, ठीक। दाएं बाएं नीचे हर तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऊपर से नहीं। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो है दाएं बाएं और नीचे की तरफ, ऊपर नहीं है। तो अब इस सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन तमाम के साथ ये मामला होगा। अब तमाम के साथ ये मामला हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो सरफेस है तमाम सरफेस पर नीचे की तरफ एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। इसलिए लिक्विड का ये सरफेस जो है इसमें थोड़ा छोटा सा कर्व आ जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसे कर्व आ जाता है। और जब ऐसे कर्व आ जाता है तो ये कर्व एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। दिस इज जस्ट लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उस उनमें से हर एक मॉलिक्यूल को कोई दाईं तरफ से खींच रहा है, कोई बाईं तरफ से खींच रहा है, कोई नीचे की तरफ से खींच रहा है। तो उनकी छाव की वजह से इसका तमाम सरफेस एरिया जो होता है लिक्विड का वो खींच जाता है, सिकुड़ जाता है और थोड़ा सा नीचे चले जाता है। तो इस सिकुड़ने खींचने की वजह से इसमें सख्ती, इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है और ये बिल्कुल फिर ऐसे एक्ट करता है जैसे कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में जब आप हवा नहीं भरते तो गुब्बारा जिस तरह होता है उसमें कोई इलास्टिसिटी दिखाई नहीं देती, उसमें उंगली जा भी सकती है वापस भी निकल सकती है।
मतलब उसका शेप डिस्टार्ट हो जाता है आसानी के साथ। अब उसी गुब्बारे को आप खींच दो, तो जब खींचते हो उस खिंचाव की वजह से उसमें जो इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसमें अब उंगली उस तरह आसानी के साथ अंदर नहीं जा सकती। सेम यही मामला वाटर के सरफेस के साथ हो जाता है। इस खिंचाव की वजह से इसका सरफेस एरिया इलास्टिक हो जाता है, और ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिस तरह के स्पंज होता है, स्पंज में आप पाँव रखते हो, स्पंज नीचे चला जाता है, फिर पाँव उठाते हो तो स्पंज वापस अपने हालत में आ जाता है। इसका सरफेस एरिया भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इससे मैं एक कतरा अलग कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला एरिया जुदा कर देता हूँ, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है, सरफेस एरिया, जिसको मैंने जुदा कर दिया। ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख रहे हैं तो बड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसके सरफेस में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जितने भी मॉलिक्यूल्स है, तमाम मॉलिक्यूल्स पर इनवर्ड अंदर की तरफ एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है वो हम समझ चुके हैं, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है, इस नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अच्छा, सरफेस टेंशन का डिफिनीशन जो है आप आसानी के साथ ये कर सकते हो कि एक लिक्विड के अंदर वो सलाहियत, जिस सलाहियत की वजह से वो अपना सरफेस एरिया कम कर सकता है, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को हम बहुत से तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एनर्जी जो कि एक लिक्विड के सरफेस एरिया को यूनिट बाय 1 यूनिट इंक्रीज़ कर सकता हो, उस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इस तरह से और भी डिफिनीशन है, यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर है। तो वो डिफिनीशन आप देख सकते हो, लेकिन एक सिंपलेस्ट डिफिनीशन जिससे आप समझ सको वो आप ये कर सकते हो कि एक लिक्विड की वो सलाहियत, जिस सलाहियत की वजह से वो अपना सरफेस एरिया कम कर सकता है, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस एरिया को कम क्यों करता है वो भी हम समझ चुके हैं, क्योंकि इसके दाएं बाएं और नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस वजह से इसका सरफेस सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, कम हो जाता है सरफेस टेंशन। अब इस कतरे को मैंने इस रेक्टेंगल शेप में अलग कर दिया। ये रेक्टेंगल में अब रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको इस तरफ खींचा जा रहा है, इस सरफेस को इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तमाम सरफेसेस को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि सरफेस टेंशन है। इस वजह से इस कतरे का जो यहाँ से हम अलग कर चुके हैं, इसका शेप गोल हो जाएगा। इसलिए आप देखते हो कि जब भी आप पानी को फेंकते हो तो उस पानी में से हर एक कतरे का शक्ल गोल हो जाता है। सिंपल, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक मच्छर पानी के ऊपर घूमता कैसे है? पानी के सरफेस के ऊपर वो चल कैसे सकता है? वो इसलिए चल सकता है कि पानी का सरफेस जो है उसका सरफेस टेंशन इतना ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि मच्छर तो बहुत छोटी चीज़ होती है, उसका वज़न बहुत छोटा होता है, तो उसका वज़न इस सरफेस टेंशन के सामने कुछ भी नहीं है। तो सरफेस टेंशन की वजह से वाटर के सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो इतना इलास्टिक हो गया है उसका सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह कि अब इस मच्छर के पाँव अंदर नहीं जा सकते। जिस तरह के मेम्ब्रेन स्पंज के मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी की वजह से आपका पाँव स्पंज के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपका वेट उसके मुताबिक कम है। इसी तरह से मच्छर का वेट इस मॉलिक्यूल्स, इस सरफेस टेंशन का जो पानी के सरफेस में है उसकी इलास्टिसिटी की मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए इस मच्छर का पाँव इस वाटर के सरफेस के अंदर जा नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये भी क्लियर हो गया। अब डिटर्जेंट्स हम कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं और डिटर्जेंट्स सरफ साबुन वगैरह के साथ हमारे कपड़े अच्छे से साफ़ क्यों हो जाते हैं? देखो, डिटर्जेंट्स जो है वो हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डिटर्जेंट्स की वजह से इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है। अब ये सरफेस टेंशन वो बला है जो हमारे कपड़ों को साफ़ करने नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सरफेस टेंशन वो सलाहियत है जिसकी वजह से एक लिक्विड अपने सरफेस को सिकुड़ता है, कम करता है। जितना महदूद
रह सकता है वो उतना ही कोशिश करता है कि महदूद रह सके। ठीक है, अब जब आप पानी के साथ अपने कपड़ों को धोते हो, पानी में है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने सरफेस एरिया को कम करेगा, तो आपके कपड़े के हर पोर, हर फाइबर तक पानी नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है, वो अपने आप को महदूद रखने की कोशिश कर रहा है। आप पानी कपड़े के ऊपर डालते हो और वो एक तरफ जमा हो जाता है, यहाँ भी खतरा, यहाँ भी खतरा, यहाँ भी खतरा, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और सिकुड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, अपने सरफेस एरिया को कम कर देते हैं और ड्रॉप्स बना देते हैं। तो हर पोर, हर फाइबर जहाँ पर डर्ट है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब टूट जाता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो गया मतलब पानी की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया कम करता है, वो सलाहियत कम हो गई। अब पानी का सरफेस एरिया कम नहीं होगा, मतलब अब पानी से कुल नहीं जाएगा, अब ये फैलेगा। किस वजह से फैलेगा? क्योंकि हमने डिटर्जेंट इस्तेमाल किए। तो डिटर्जेंट इस्तेमाल करने से सरफेस टेंशन कम हो गया, पानी फैलेगा। अब इसी पानी को अगर आप कपड़ों के ऊपर डालोगे तो वो कपड़े के हर पोर, हर फाइबर तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो अब फैलेगा, उसका सरफेस एरिया कम नहीं होगा, वो एक जगह पर नहीं आएगा, वो फैलेगा तो हर पोर, हर फाइबर तक, हर पोर, हर फाइबर तक पानी पहुंचेगा और जहां भी डर्ट है उसको अपने साथ उंगली उसका पकड़ कर ले जाएगा। तो इसलिए डिटर्जेंट को यूज़ करते हुए आपके कपड़े पानी के साथ आसानी से साफ हो सकते हैं। सिर्फ ये वजह नहीं है डिटर्जेंट में, ठीक है, इसमें अंदर पोलर और नॉन पोलर और भी बहुत बहस है, लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक तो सरफेस टेंशन है। इसलिए डिटर्जेंट्स में से जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना यूज़ होता है सिर्फ उसको उठाकर हमने पढ़ लिया कि ये डिटर्जेंट्स वाटर का सरफेस टेंशन कम कर देता है, और वाटर का जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो वाटर आपके कपड़े के ऊपर हर जगह तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसका सरफेस अब फैलेगा, वो एक जगह पर नहीं आएगा, और इस तरह से आपके कपड़े के हर फाइबर पे जो डर्ट होता है उसको ले जा सकता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप गरम गरम चाय पीते हो, गरम चाय में मज़ा आता है बनिस्बत ठंडे चाय की। क्यों? गरम चाय का, अच्छा, अब टेम्परेचर के साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन है, वो फैक्टर भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सरफेस टेंशन। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं सरफेस टेंशन क्या है। ये सरफेस है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल खींच रहा है, तो क्यों खींच रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, वो भी खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। यहाँ भी मॉलिक्यूल, यहाँ भी मॉलिक्यूल, यहाँ भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, तो ये तमाम मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को जो खिंचाव का फोर्स इस पर लगा रहे हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये अट्रैक्शन का फोर्स, इस खिंचाव की ताकत वो ज़्यादा होगी। खिंचाव की ताकत ज़्यादा होगी मतलब सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो, स्ट्रांग हो, तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले भी आपको मैंने ये फैक्टर्स पढ़ाए हैं। ये मैं जो कर रहा हूँ, ये इक्वेशंस जो बना रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। पेपर में इस तरह से मत लिखना, पेपर में आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ताकि पेपर भी अच्छा दिख सके और डिस्क्रिप्शन भी वाज़ेह हो सके और एग्ज़ामिनर को भी समझ में आ सके। मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी एक्सप्लेनेशन वो आप करोगे पेपर के अंदर। ये इक्वेशन मत लिखना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक हिंट की तौर दे रहा हूँ ताकि आप सिर्फ एक दो, मतलब ये दो लफ्ज़ हो गए, दो लफ्ज़ को देखकर आप समझ सको कि सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज़्यादा करने से ज़्यादा होगा या कम होगा। आसानी के साथ समझने के लिए एक निमोनिक समझ लो, एक हिंट समझ लो, एक क्लू समझ लो, वो आप कर सको आसानी के साथ, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप पेपर में मत लिखना कि ये रिलेशन डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। तो आप पेपर में किस तरह से लिखोगे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो तो सरफेस टेंशन कम होगी। इस तरह से पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। नंबर 2 इज टेम्परेचर। अच्छा, आप देखो ना, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया तो क्या होगा? सरफेस टेंशन भी कम होगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होगा। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, ताकतवर होगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कम हो गया तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया, तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना। टेम्परेचर ज़्यादा सरफेस टेंशन कम, टेम्परेचर कम सरफेस टेंशन ज़्यादा। अब चाय पी रहे हो आप, चाय है गर्म, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका सरफेस टेंशन कम है। सरफेस टेंशन कम है तो जैसे ही आप चाय से एक घूंट मारते हो तो वो चाय अंदर जाकर आपके ज़ुबान के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाती है, हर एक टेस्ट बड तक पहुंच जाती है। टेस्ट बड तक पहुंचते ही हर टेस्ट बड तक पहुंचते ही आप उसका मज़ा चख लेते हो। लेकिन दूसरी तरफ चाय ठंडी है, ठंडी चाय से जब आप घूंट मारते हो, चाय जब अंदर चली जाती है, टेम्परेचर कम है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो वो एक जगह पर इकट्ठे करने की कोशिश करेगी चाय, क्योंकि वाटर तो उसमें मौजूद है ना। अब जब वो चाय आपके मुंह के अंदर चली जाती है तो ज़ुबान में हर टेस्ट बड तक वो पहुंच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा होने की कोशिश करेगी, फैलने की कोशिश नहीं करेगी। जब हर टेस्ट बड तक नहीं पहुंचती चाय, कुछ टेस्ट बड तक पहुंच जाती है, कुछ टेस्ट बड तक नहीं पहुंचती, तो उस तरह से मज़ा उसमें नहीं आता जिस तरह से गर्म पानी के चाय में केस में था, जिसमें चाय हर टेस्ट बड तक पहुंचती थी। तो ये रीज़न है। अब इसमें से एक सवाल आप और भी कर सकते हो।